नई दुल्हन की गाड़ी अभी अभी चौखट पर आकर रुकी थी और उसमें से मयंक और कोमल निकले। शोभा जी ने हाथ में थाली ली थी उनके स्वागत के लिए। उनके पास और भी औरतें थीं, जिनमें से कुछ आस पड़ोस की थी तो कुछ रिश्तेदार। बिट्टी, सानवी को घर के सब लोग इसी नाम से बुलाते हैं। चावल का कलश और आलते की थाल ले आ जल्दी से, शोभा जी ने उससे कहा, जो बड़ी खुशी से दुल्हन और अपने दूल्हे बने भाई को देखे जा रही थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई और सामान ले आई। बहू ने गृह प्रवेश के बाद कुछ खास रस्में हुई। उसके बाद बस उसे बिठा दिया गया मुंह दिखाई के लिए। बहू तो बड़ी अच्छी चुन कर लाई हैं आप, बस अब घर को कैसे रखती है, कैसे रहती है, इसके संस्कार तो बाद में ही पता चलेंगे, एक पड़ोसी महिला बोल पड़ी। कोमल को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सानवी, जो कि सबको चाय नाश्ता दे रही थी, वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोल पड़ी, अरे वो शुक्लाइन चाची, आपकी बहुरिया से तो अच्छी ही निकलेगी, जो गली गली आपकी बुराई किया करती है। तुम्हारे जबान पर तो लगाम ही नहीं है तनिक भी। तुमको तो कोनो ब्याहने से पहले भी 1000 बार सोचेगा। वो बहुत चिढ़ चुकी थी। हमारी चिंता आप ना करो, उनके लिए हमारे मम्मी पापा साक्षात हैं, सानवी ने तुनक कर उनकी ही भाषा में जवाब दिया। बिट्टी, चुप नहीं रह सकती तू? इस बार शोभा जी ने उसे डांट लगाई तो वो मुंह बंद कर ली। अपनी भाभी को ले जा, आराम करने दे, थक गई होगी बेचारी, कब से बैठे बैठे सांझ भी होने को आई है, उन्होंने कहा तो वो कोमल को उनके कमरे में लेकर गई। हाँ तो भाभी जी, ये है आपका छुटका सा रूम, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमसे बोल सकती हैं, आपकी सेवा में हम सदैव तत्पर रहेंगे। छोटा नहीं है, रहने के लिए बहुत बड़ा है, और उससे भी ज़्यादा अच्छी हो तुम, कोमल मुस्कुराते हुए बोली तो सानवी उनके गले लग गई। मेरा तो ठीक ही है, ये बताओ भैया अच्छे हैं या नहीं? पसंद तो है मेरे भैया, उसने भाभी को छेड़ते हुए कहा तो वो शर्मा गई। ज़्यादा शैतानी नहीं, उसने धीरे से उसके गाल पर चपत लगाई तो वो खुलकर हंस दी। ये तो मेरा हक है आपको छेड़ना, परेशान करना, पर अभी यही चलता रहा तो माताश्री का भाषण शुरू हो जाएगा। आप जल्दी से साड़ी चेंज कर लो। और क्या बोला था उन्होंने? हाँ याद आया, रेड या पिंक ही पहनना, उसने कोमल का बैग उसके सामने रखते हुए कहा। कोमल बोली, ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। अच्छा रुको बिट्टू, प्लीज़ ये ज्वेलरी और पिंस निकालने में हेल्प कर दो, बहुत सारे हैं, इसमें ही 1 घंटा लग जाएगा, उसने अपना सिर से पल्लू गिराते हुए कहा। क्या भाभी, सीधे सीधे बोलो ना कि मयंक भैया को भेज दूं, आपके पतिदेव को भेज देती हूँ, जल्दी होगा, उन्हें भी तो आपसे मिलना होगा, वो हंसती हुई बाहर निकलते हुए बोली। शोभा, इतने बड़े घर से रिश्ता हुआ है तेरे बेटे का और दहेज में कुछ मिला भी नहीं खास। चलो गाड़ी ना देते तो ना देते, लेकिन और कुछ जरूरी सामान गहने भी नहीं दिए कुछ खास, बुआ जी बोली। शोभा जी बोली, दीदी आप तो जानती ही हैं अपने भैया को, वो ही मना करे थे, और वैसे भी भगवान का दिया, मतलब घर भर सब कुछ है ही हमारे पास, उन्होंने अपनी बेटी दे दी, ये कम है क्या? आवाज़ सुनकर दोनों ने उस तरफ देखा तो मयंक के पापा खड़े थे। भैया आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, बुआ ने बात संभालते हुए कहा। गलत बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, जानती हो ना, और अभी हमारे भी घर में बेटी है, कल को उसका ब्याह हुआ तो ये तो कह सके कि दहेज कभी लिया नहीं तो देने का सवाल ही ना उठे। वैसे भी ये लोग अपने खुशी से ही बहुत किए हैं, वो बोले तो शोभाजी भी मुस्कुराई। अपने पति की बात सुनकर, ये रिश्ता उनकी बहन ने कराया था और बुआ जी अपनी पसंद से कराना चाह रही थी। यही वजह थी कि वो कहीं ना कहीं बहू के घर वाले और शोभा जी को गलत दिखाना चाह रही थी, लेकिन अपने भाई के सामने अब कुछ बोलने की हिम्मत उनकी नहीं थी। वैसे सच ही तो है, हमारे यहाँ भी नई बहू आए तो आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार सबसे पहले यही पूछते हैं कि दहेज में क्या मिला, और वही देखने दौड़ते भी हैं। क्या ये सही है? एक लड़की के माता पिता ऐसे ही अपने जीवन भर की कमाई सारी पूंजी लगा देते हैं अपनी बेटी के विवाह में कि कोई भी कमी ना हो, फिर भी समाज और लोगों का मुंह कभी बंद नहीं होता। ये कुछ ना कुछ कमी वो निकाल ही देते हैं, जाने क्या मिलता है ये करके उन्हें। सानवी दिन भर की भाग दौड़ से थकी अभी भाभी के रूम से निकली थी। उसने अपने भैया को इधर उधर ढूंढा तो देखा वो छत पर कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे। वो उधर जाती कि उससे पहले ही किसी ने उसे बुला लिया। अभी रुके हुए मेहमानों को शाम का खाना भी तो खिलाना था। इधर बेचारी कोमल, जिसने सानवी को मदद के लिए बोला था, वो अकेले ही जूझती रही। वो
और भी थक गई थी और उसे गुस्सा आ रहा था। उसने एक सिंपल सी साड़ी पहनी और बिस्तर पर लेट गई। हाथ भी दर्द करने लगे थे इतनी पिन्स खोलने में, और फिर शादी की रस्मों के बीच पल भर की फुर्सत भी कहाँ मिली थी कि कोई चैन की सांस ले सके। यहाँ भी आते ही कितनी रस्मों में फंस गई। अब जाकर वो सुकून से लेटी थी और साथ ही भूख भी लग रही थी। कल से उसने कुछ नहीं खाया था, सब अपने अपने काम में बिजी थे, तो कहती भी किससे। अब बाहर जाकर कैसे खा लेती खुद से लेकर, ये अपना घर थोड़े था, अभी एकदम नया माहौल। वो उठी और पूरे कमरे पर अपनी नज़र घुमाकर देखने लगी। कमरा ज़्यादा बड़ा तो नहीं था पर उतना छोटा भी नहीं। एक डबल बेड था, बेड के बगल एक छोटा सा स्टूल जिस पर पानी का जग रखा था। एक कोने में बड़ी सी टेबल थी जिस पर कुछ किताबें, लैपटॉप और मयंक के कुछ सामान रखे थे। एक अलमारी थी और एक ड्रेसिंग टेबल। बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया है इन्होंने सब कुछ। वो मुस्कुराई। सामने वाल पर एक बड़ी सी फैमिली फ़ोटो लगी थी। वो स्टडी टेबल के पास आई तो उसे चिप्स का पैकेट दिखा जिसे देखते ही वो खुश हो गई और वो उठा लिया। भूख तो पहले से ही कितनी लगी थी। उसने जल्दी से पैकेट उठाया और खोलकर एक चिप्स मुंह में ही डाली थी कि डोर बंद होने की आवाज़ आई। उसने वो पैकेट झट से टेबल पर रख दिया। मयंक उसकी तरफ बढ़ा, जो देख उसकी हालत कुछ खराब सी होने लगी थी। वो शादी से पहले बस एक बार ही उससे मिली थी, वो भी तब जब वो उसे देखने गया था। फिर कभी मौका ही नहीं मिला। आज पहली दफ़ा था कि वो अकेले थे और एक रूम में। इतनी रात गए आपको चिप्स खानी थी? कोमल के हाथ के चिप्स का टुकड़ा देखकर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। उसने हड़बड़ी में उसे वहीं गिरा दिया। सकुचाहट से वो बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसे कहे उससे कि उसे भूख लगी है। खाना और नहीं लिया क्या आपने? जो भूख लगी है, मयंक ने पूछा। तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। अभी थोड़ा भी नहीं पूछा था किसी ने, तो वो और कैसे लेती? मैंने खाना नहीं खाया, अभी कोई लाया ही नहीं। मयंक के पूछने पर उसने नज़रें चुराते हुए अटकते हुए कहा। मयंक ने उसकी बाँह पर एक हाथ रखा और दूसरे से उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, आई एम सो सॉरी। आप पहली बार इस नई सी जगह, नए लोगों के बीच बस मेरे भरोसे पर आई हैं। सब इधर उधर के कामों में इतने बिजी हैं कि शायद ध्यान ही नहीं दे पाए। और मैं भी सबके बीच बैठ गया था तो कोई उठने ही नहीं दे रहा था। और दूसरी बात, अब से ये आपका भी घर है तो कुछ भी बोलने से पहले घबराहट, सकुचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको भूख लगी थी, आप किसी से भी बोल सकती थी, या फिर मेरा ही नंबर आपके पास है, कॉल कर देती, या बिट्टी से तो बोल सकती हैं ना सब। बस उसने इतना ही कहा। मयंक के स्पर्श से वो होश सा खो रही थी। पहली बार था जब कोई मर्द उसे छू रहा था। अच्छा, अब आप बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। मयंक कहता हुआ बाहर चला गया। वो उसमें ही खोई थी कि वो आ भी गया। अभी आप वैसे ही खड़ी हैं, हाथ मुंह तो धुल लीजिए। जी, उसने धीरे से कहा और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। ये तो बहुत ज़्यादा है, माना कि भूख लगी है, पर मैं इतना भी नहीं खाती, उसने खाने की थाली देखते हुए कहा। तो मयंक को हंसी आ गई। जितना खाना हो खा लीजिए, मुझे जो समझ आया मैं ले आया। कोमल ने उसकी तरफ नज़रें उठाई, लेकिन मयंक को खुद को देखता पा उसकी पलकें शर्म से झुक गई और अब अपनी निगाह प्लेट पर ही जमा कर वो खाने लगी। उसे खाते हुए देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी भूखी थी। यहाँ दिन भर रस्में चली और उसके घर पर शादी, और फिर अपने घर से अलग कहीं अनजानी जगह, अनजाने लोगों के बीच जाने की घबराहट में वो खा ही नहीं पाई थी कुछ। मयंक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अपने कपड़े लेकर वो भी चेंज करने चला गया। और इधर हमारी सानवी मैडम दिन भर की थकी जब अपने रूम में आई तो उसका माथा ठनक उठा। उसके बेड पर कजिन्स लेटे थे। ये मम्मा को भी ना मेरा ही रूम मिलता है, जबकि जानती है कि मुझे बस अकेले सोने की आदत है, फिर भी। और अब इस पर मैं कहाँ सोऊंगी, थोड़ी सी भी जगह नहीं है। गुस्साते हुए वो बोली और शोभा जी के पास आई जो हाल में गद्दे लगा रही थी। माँ, अब मैं कहाँ लेटूं, मेरे रूम में तो जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। वो सब यहाँ भी तो सो सकते थे ना, वो चिढ़न से बोली। बिट्टी, फालतू की बातें मत कर, वो मेहमान है, 1-2 दिन में चले जाएंगे और तू यहाँ लेट जाना, हम सब भी यहीं सोएंगे, वो उसे समझाते हुए बोली। नहीं, मुझे नींद बस अपने ही रूम में आती है, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उसका फ़ोन बजने लगा। किसका है इतनी रात को, माँ ने सवाल किया। प्रियल का है, उसने फ़ोन देखते हुए कहा और एक गद्दा उठाकर अपने रूम में आ गई।
उसने नीचे ही गद्दा डाल दिया और कॉल रिसीव की। हाँ बोल, क्या है जो कॉल कर रही है? ओए, इतना भी रूडली बात मत कर जान। प्रियल की बच्ची, तू पिट जाएगी मेरी से। पहले ही मूड सही नहीं है और तू मत तंग कर अब। अच्छा, क्या बात है जो मैडम का मूड खराब है? वो भी भाभी का भाई फिर से आ गया क्या? उसकी तो मैं बजा ही दूँ आ जाए तो। पूरी शादी में बस मुझे ही देखे जा रहा था जैसे कोई हूर की परी हूँ। उससे तो कई हिसाब बाकी हैं, पर अभी के लिए तो ये चिंता है कि मेरा बेड और मैं ही नीचे सो रही हूँ अपने खुद के घर के अपने ही रूम में। उसकी नौटंकी सुनकर प्रियल हंसते हुए बोली, अच्छा ये बता कल कॉलेज आएगी? सच्ची बताऊं तो मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ रुक गई तो मेरी कमर और पैर टूट जाएंगे, ये तो पक्का है। इतना काम करना पड़ता है। उसने अपना दुखड़ा सुनाया और फिर बात करके फ़ोन रख दिया। वो लेट तो गई थी, पर बेचारी की रात करवटें बदलते हुए ही कटी। नींद ही नहीं आ रही थी नीचे, और बाकी का काम मच्छर कर रहे थे। सुबह जब बिट्टी अपने रूम से बाहर आई तो सब उठ चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे और सबका ब्रेकफास्ट हो रहा था। कोमल ने ही आज ब्रेकफास्ट बनाया था। उसकी पहली रसोई जी थी तो उसमें कुछ मीठा बनाना था। उसने हलवा बनाया था और फिर खाने की तैयारी में जुटी थी। गुड मॉर्निंग माँ, वो शोभा जी के गले से लटकते हुए बोली। बड़ी जल्दी सुबह नहीं हो गई तेरी? उन्होंने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा। प्लीज़ माता श्री, सबके सामने इतना एम्बैरेस फील मत कराओ। आप तो जानती ही हो ना कि सुबह मेरी आंख नहीं खुलती, तो मैं क्या करूं? उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा तो शोभा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कुछ नहीं बोल सकी। हाँ, कल काम भी तो खूब किया था ना मेरी बच्ची ने? उन्होंने तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो उसने अपना सिर झुका लिया और हंस पड़ी। अच्छा, बाहर अभी सारे गद्दे हटाने बाकी हैं। सोना अकेले कर रही है, चली जा। और सारे रूम में तो वो साफ कर देगी या फिर बहू की मदद ही कर दे। मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उसने अपनी घड़ी सही करते हुए कहा। वैसे तो रोज़ तेरे बहाने रहते हैं कि आज ना जाऊं, आज ना जाऊं, और आज तुझे कॉलेज जाना है। जब इतने सारे मेहमान आए हैं तो और कितना काम भी तो पड़ा है। शोभा जी ने उसे डांट लगाई। ओके ठीक है, नहीं जा रही अब। प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो सुबह सुबह, उसने मायूसी से कहा। और फिर किचन में चली गई जहाँ पर कोमल लगी हुई थी। वाह जी, आज तो बड़े कमाल की लग रही हो आप, वो कूद कर स्लेब पर बैठते हुए बोली। थैंक यू, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा एक बात बताओ, आपकी आंखें इतनी जल्दी कैसे खुल गई सुबह? रात में तो देर से सोई होगी या फिर सोई ही ना होगी। बिट्टी ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा तो कोमल अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरने लगी। कम ऑन भाभी, इतना भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, उसने कोमल को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। अच्छा बताओ ना, क्या क्या हुआ था? मयंक जी ने जितना बोला था उससे भी कहीं ज़्यादा शरारती हो। तुम्हारा ही नंबर है अगला, बोलो तो लगवा दूँ जल्दी से। कोमल ने उसके कान पकड़ते हुए कहा। आपने तो दिल पर ले लिया, वो अपने को बचाते हुए बोली। और इसी हंसी ठिठोली के बीच दोनों ने मिलकर खाना तैयार करने लगे। भाभी बताओ ना, वो सब्जी काटते हुए बोली। कुछ नहीं, मुझे नींद आ गई थी। हम दोनों बस बातें ही करते करते कब सो गए मुझे पता ही नहीं चला। कोमल ने जैसे ही इतना कहा वो जोर से चीखी। व्हाट? आज कई दिनों के बाद सारे मेहमान जा चुके थे, वरना तो शादी की रस्में शुरू होने से लेकर आज तक घर एकदम भरा भरा ही था। आज जाकर कहीं कुछ शांति थी। कोमल अभी नहाकर आई थी। उसने अपने गीले बालों को सुखाया और मांग में सिंदूर भर लिया। नीले रंग की साड़ी में वो बहुत अच्छी लग रही थी। मयंक अभी तक सो ही रहा था। इन्होंने तो कहा था कि आज ऑफिस जाएंगे और अभी तक सो रहे हैं। देर नहीं हो जाएगी, वो खुद से ही बोली और बेड के पास आ गई। मयंक जी उठिए, लेट हो जाएगा आपको, ऑफिस भी जाना है, उसने आवाज़ दी। लेकिन मयंक तो गहरी नींद में था, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोमल ने झिझकते हुए धीरे से उसे कंधे से हिलाते हुए आवाज़ दी तो मयंक ने अपनी उनिंदी आंखों से उसे देखा। उसे देखते ही उसकी बची हुई नींद तो जैसे छू हो गई। उसके कुछ करीब था मयंक, उसे एकटक देखने लगा तो उसने जल्दी से अपना हाथ उसके ऊपर से हटाते हुए कहा, सॉरी, आप उठ नहीं रहे थे, बस इसलिए ही। गुड मॉर्निंग, मयंक ने बात बदलते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, आप फ्रेश हो जाइए, मैं किचन में जाती हूँ, कहकर वो जाने को हुई कि मयंक ने उसकी कलाई पकड़ ली। कोमल की धड़कनें बहुत बढ़ गई। उसने अपनी आंखों को भींजते हुए कुछ कहना चाहा कि उससे पहले ही मयंक उसके करीब आया और उसके गाल पर अपने लब रख दिए।
उसकी सांसें तेज हो गई। उसने एक हाथ से अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया था। बेहद ही खूबसूरत लग रही हो आज, वो चंद पलों बाद उससे अलग होते हुए बोला। कोमल से 1 मिनट नहीं रुका गया, वो बाहर भाग गई। मयंक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सानवी भी आज कॉलेज जा रही थी। कई दिनों के बाद शोभा जी पड़ोस में गई थी। भाभी, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं है, पर क्या करूं, जाना होगा, उसने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा। उसके सामने की चेयर पर बैठा मयंक उसे घूरते हुए बोला, पढ़ाई में कभी तेरा मन लगता भी है? भैया, ऐसा तो मत बोलो, मैं तो अभी परसों ही कॉलेज जा रही थी, वो तो माँ ने ही मना कर दिया। और वो सबको पता है क्यों जा रही थी, शोभा जी वहाँ आते हुए बोली। तो सानवी का मुंह बन गया। वहीं बाकी सब हंस पड़े। अच्छा माँ, मैं अब निकलता हूँ वरना लेट हो जाएगा, मयंक ने उठते हुए कहा। शोभा जी बोली, तेरा टिफ़िन, बहू मयंक का डिब्बा बनाया है या नहीं? जी लाती हूँ, वो जल्दी से दौड़कर टिफ़िन लाई और मयंक के सामने कर दिया। मयंक ने उससे टिफ़िन लेकर बैग में डाली और चला गया। प्रियल और शानवी कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों घर के लिए निकल रही थी। प्रियल बोली, यार पहली बार हमारे कॉलेज की तरफ से किसी ट्रिप पर ले जा रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सब कितनी मस्ती करेंगे। सानवी कुछ नहीं बोली, वो शायद कहीं और ही खोई थी। प्रियल उसे हाथ में पिंच कर रही तो वो चिल्लाई, क्या है, बोल भी तो सकती थी ना। कब से बोल ही तो रही हूँ, लेकिन मैडम का ही दिल दिमाग कहीं और उलझा है, किसके ख्यालों में गुम है, जीजू मिल गए क्या? प्रियल शरारत से बोली। यार बकवास बंद करना, मुझे तो यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है कि मैं पापा से परमिशन कैसे लूँ। वो तो पक्का ही मना कर देने वाले हैं। उसने अपनी परेशानी बताई तो वो भी सबके साथ इस ट्रिप पर जाना चाहती थी, लेकिन ये भी पता था कि उसका परिवार कैसा है, वो शायद ही माने। प्रियल बोली, पर दिक्कत क्या है, हम तो कॉलेज की तरफ से जा रहे हैं ना एंजॉय करने। वही तो दिक्कत है यार कि ये ट्रिप बस एंजॉयमेंट के लिए, कोई स्टडी से रिलेटेड नहीं है। पापा तो यही बोलेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठकर पढ़ाई कर। थोड़े बहुत जो चांस थे कि मान जाएं, ये जानकर कि लड़के लड़कियां सब जा रहे हैं और भी बवाल होगा। कहते हुए उसका चेहरा फीका पड़ गया। यार तेरी फैमिली का यही लफड़ा मुझे समझ नहीं आता, जाने कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग। तुझे पता है तेरा वो क्रश कुणाल भी चल रहा है, प्रियल ने कहा। कुणाल के नाम से ही सानवी का चेहरा चमक उठा। वो कुणाल को पसंद करती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी कभी बात भी करने की। देखते हैं क्या होगा, फिलहाल तो घर जाकर माता श्री को ही पटाना होगा पहले, वो हंसते हुए बोली तो प्रियल भी हंस पड़े। दामोदर जी शाम की चाय पी रहे थे और शोभा जी पास ही बैठी मटर छील रही थी। और हमारी बेटी, वो अपनी बात मनाने के लिए हर दिन से ज़्यादा ही कामकाजी और संस्कारी बनी फिर रही थी। माँ लाओ, ये मैं कर देती हूँ, आप तो हैं, अपनी चाय खत्म करो वरना ठंडी हो जाएगी। बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जब से कॉलेज से आई है जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो। वैसे तो कहने पर भी नहीं सुनती, 10 नखरे होते हैं तेरे। कुकी चाहिए क्या? वो भी आखिर माँ थी और बच्चे कब कैसे क्या कर सकते हैं इस बात का अंदाज़ा उन्हें भरपूर था। परमिशन जल्दबाजी में उसके मुंह से निकल गया। कैसी परमिशन? दामोदर जी चाय का खाली प्याला टेबल पर रखते हुए बोले तो उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। मर गई सानवी, आज तो तू। पहले माँ से बोलना था, वो पापा को समझाए, तब तो शायद मान भी जाए, वरना तो अभी ही इनकार कर देंगे। वो खुद में ही बड़बड़ाई। बेटी, जी पापा, वो हाँ, मैं भाभी भैया को राम मंदिर दर्शन कराने की परमिशन बोल रही थी। नया नया जोड़ा है, आप सभी तो कहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसने बात संभालते हुए कहा। कभी कभी समझदारी की बातें भी कर लेती है, वो मुस्कुराए। शोभा जी, बात तो सही है बिट्टी की, किसी दिन मयंक को बोल दीजिए छुट्टी ले ले अपने काम से और बहू के साथ दर्शन कर आए। और हाँ, बेटी का मन है तो आप भी चली जाइए, सबके दर्शन हो जाएंगे। वो शोभा जी से बोली तो उन्होंने भी सहमति जताई। कहाँ तो बेचारी सानवी अपने कॉलेज टूर पर जाने का प्लान कर रही थी और ये पापा ने क्या बोल दिया, उसका ही मन हुआ कि अपना गला दबा ले। आखिर जल्दबाजी में ही सही, उसने ही तो अपने लिए गड्ढा खोदा था। कल ही शायद मंदिर जाना है, पापा की बात वो कैसे टाल सकती थी, और परसों ही सब टूर के लिए निकलने वाले थे। और अभी तक तो उसने कॉलेज में पैसे भी नहीं जमा किए थे, ना ही ये बताया था कि वो भी जाएगी।
कल का ही दिन था उसके पास, और कल सब अगर मंदिर जाएंगे वो भी चली जाएगी, तो फिर ट्रिप तो ऐसे भी कैंसिल ही होनी थी। सॉरी सॉरी राम जी, आप तो जानते ही हो ना मैं आपकी कितनी बड़ी पुजारन हूँ, पर इस बार नहीं आना चाहती। प्लीज़ कैसे भी करके टूर पर भिजवा दो। आप तो जानते हो मुझे घूमने का कितना शौक़ है, और अगर सब इतनी दूर जा रहे हैं साथ, कितनी मस्ती करेंगे मेरे फ्रेंड्स। मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी सबके साथ। प्लीज़ कुछ तो चक्कर चला दो कि सब मान जाएं। एक भैया ही बचे हैं अब जो कि पापा को मना सकते हैं। पापा उनकी कोई बात नहीं टालते, आपको तो पता है ना। वहाँ वो भी जाएगा कुड़ाल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है मैं उससे कितनी बातें भी करना चाहती हूँ, पर आगे की पीड़ा तो समझते हो ना आप। इस बार कोई नौटंकी नहीं कर रही, पक्का अगली बार आऊँगी तो आपको 200 रुपये का लड्डू चढ़ाऊँगी। बस इस बार आप मेरी विश पूरी कर दो। उसने अपने रूम में आकर ऊपर की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। वो मिन्नत करती हुई बोली। मयंक अभी ऑफिस से घर आया। शाम के 6 बज रहे थे। शोभा जी घर के उस छोटे से मंदिर में संध्या पूजन कर रही थी। उसने अपना बैग वहीं सोफे पर रखा और हाल में ही बैठ गया। बिट्टी पानी ले आ यार, उसने थके स्वर में आवाज़ दी। किचन में काम कर रही कोमल ने आवाज़ सुनी जो आटा गूंथ रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथ धुले और फ्रिज से एक बोतल पानी निकालकर एक गिलास भी उठाया और उसके पास आ गई। जी ये लीजिए पानी, उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मयंक जो कि अपनी आंखें मूंदे लेटा था, उसने धीरे से अपनी आंख खोली और उसकी तरफ देखा। थक गए हैं ज़्यादा क्या, चाय बना दूं? कोमल ने उसे देखकर कहा तो उसने इनकार में सिर हिलाया और पानी पीने लगा। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना बुझा क्यों लग रहा है? शोभा जी पूजा करने के बाद वहां आती हुई बोली। कुछ नहीं माँ, बहुत दिन के बाद ऑफिस गया था ना, तो थोड़ी सी थकान लग रही है, वो बोला। कपड़े बदल कर थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक लगेगा। वो रूम में चला गया। आंखों से ही कोमल को रूम में आने का इशारा किया था। कोमल मुस्कुराती हुई किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। भैया आ गए आप? वो जैसे ही कपड़े बदल कर लेटा सानवी आ गई। आ बैठ, कुछ चाहिए था क्या? उसने पहले हाँ में सिर हिलाया, फिर जल्दी से इनकार में। अरे पागल मत कर, मुझे कोई बात है तो बोल, वरना जा, वो खींचते हुए बोला। भैया वो मेरे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स ट्रिप पर जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी शादी की वजह से पहले ही तेरी पढ़ाई नहीं हो पाई सही से। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम भी है तो उसकी तैयारी करनी शुरू कर दे। भैया प्लीज़ ना, मैं कभी नहीं गई ऋषिकेश, जाने दो ना घूमने। हम सब चलेंगे जल्दी ही साथ में, मौका मिलते ही, पर अभी तू जाकर पढ़ाई कर, मयंक ने कहा तो उसकी आंखें डबडबा आई। कभी भी कुछ भी बोलो तो मना ही करना होता है आपको। पापा से बोलने की हिम्मत नहीं होती मेरी, मेरे तो भाई ही समझेंगे कभी, इसलिए जो भी हो आपसे कहती हूँ। आपको बस डांट लगाना ही आता है मुझे, वो सिसकते हुए बोली। कौन कौन जा रहा है? उसने कुछ नरमी से पूछा। मेरे सारे फ्रेंड्स और बॉयज़ भी, उसने धीरे से कहा। पापा नहीं जाने देंगे। ये सुनते ही सानवी उसके रूम से बाहर चली गई। दरवाजे पर खड़ी कोमल उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। अपने लिए नहीं लाई, मैंने साथ पीने के लिए यहाँ बुलाया था। मयंक ने कोमल से चाय लेकर एक सिप लेते हुए कहा। मैं अभी रोटियाँ बनाने जा रही थी तो टाइम नहीं है, आप पी लीजिए, उसने अपनी नज़रें झुकाए हुए कहा। मयंक कुछ नहीं बोला। मयंक जी, वो उसे चुप देखकर उसकी बाह पर हाथ रखी तो उसने उसे देखा। पापा बोल रहे थे कि आप छुट्टी ले लीजिएगा कल ही, हमें राम मंदिर दर्शन के लिए जाना है। अभी छुट्टी पॉसिबल नहीं होंगी, संडे को चलेंगे, काम बढ़ गया है, इतने दिन से नहीं गया था। बिट्टी जाना चाहती है तो उसे जाने दीजिए ना, अभी उसके घूमने पढ़ने और मस्ती करने की ही तो उम्र है। उसने अब उसका मूड कुछ ठीक देख कर कहा। कोमल तुम समझ नहीं रही, मुझे उसके कहीं जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसके अकेले जाने से है। वो नासमझ है अभी, इतनी दूर, वो भी बस कॉलेज वालों के साथ मैं नहीं भेज सकता। आजकल का माहौल तुम भी जानती हो क्या क्या हो रहा है, लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं, और ये तो बच्ची है अभी। मयंक जी, सब यही सोचने लगे तो लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझती हूँ आपकी परवाह को, आपकी बहन है, वो सबसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र आपको ही होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसकी इच्छाएं ही मार दी जाए। आपने अभी कहा कि वो बच्ची है, तो क्या आप अपनी बच्ची की एक छोटी सी ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकते? हम लड़कियां हैं मयंक जी, फिर भी हमें कठपुतली की तरह नचाया जाता है।
शादी से पहले अपने माँ बाप भाई के हिसाब से चलना पड़ता है और शादी के बाद पति और उसके परिवार का सोचकर हमारी तो इच्छा ही खत्म हो जाती है एक उम्र पर आकर, जब जिम्मेदारियां और इज्जत का ख्याल आता है। कहते हुए उसकी आंखें कुछ नम हो गई, जैसे उसने भी बहुत कुछ छोड़ा हो इन सब के लिए, अपने परिवार के लिए। मयंक उसकी बात सुनकर चुप हो गया था। कोमल की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। सच ही तो कह रही थी वो। कोमल कब की रूम में जा चुकी थी, लेकिन वो अभी भी वैसे ही सोच के गुम में बैठा था। वो भले ही आज के युग का लड़का था, लेकिन हमेशा संस्कारों और बेड़ियों में बंधते हुए अपने परिवार को देखा था, और कहीं ना कहीं वही सोच उसके अंदर भी कब आ गई उसने ध्यान ही नहीं दिया। रात में खाने के बाद दामोदर जी टीवी देख रहे थे तो मयंक भी उनके पास आकर बैठ गया। उसने डिनर के टाइम देखा था बिट्टी को, कितना उदास थी वो, खाना भी सही से नहीं खाया था उसने। और दिन होता तो शायद उसका ध्यान भी इस बात पर नहीं जाता, लेकिन आज कोमल की बात सुनने के बाद से ही वो बिट्टी को नोटिस कर रहा था। दामोदर जी बोले, कैसा रहा आज का दिन? मयंक बोला, ठीक था पापा, वो आपसे कुछ बात करनी है मुझे बिट्टू के बारे में। बिट्टी के बारे में? क्या हुआ, कहीं कुछ? अरे नहीं, परेशान मत होइए, सब ठीक है। बस उसके कॉलेज से एक कॉल आई थी, सारे बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं तो हमारी बिट्टी के लिए पूछ रहे थे। वो सीधे सीधे अपनी बात ना रखकर घुमाकर बोल रहा था। उसे आदत थी दामोदर जी से इस तरीके से बात करने की, जिससे वो मना ही नहीं कर पाते थे, और उनका लाडला भी तो था वो। तो क्या कहा तुमने? पापा सब जा रहे हैं, नई जगह पर घूमेंगे, तभी तो हर चीज़ के बारे में पता चलेगा। प्रोफेसर से देर तक बात हुई मेरी। जाने दो, फिर लड़कियां आपस में साथ ही तो रहेंगी, और सर मैडम भी तो हैं। कब जाना है? परसों। पापा सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, उसने इनडायरेक्ट बताया, लेकिन वो ध्यान नहीं दिए। बस संभल कर जाए। और मिश्रा जी नहीं जा रहे होंगे ना? वो होते तो चिंता कम होती, मुझे पापा बोले। नहीं पापा, वो भी जा रहे हैं, लड़के भी साथ ही जाएंगे, इन सब के सारे स्टूडेंट्स हैं ना, मयंक ने कहा तो दामोदर जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। पापा मान जाइए ना, बिट्टी का बहुत मन है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि वो कोई शरारत नहीं करेगी, सीधे घर ही आएगी, प्रियल के साथ रहेगी। और मैं उसे समझा भी दूंगा अच्छे से कि किसी अजनबी से बात ना करे, लड़कियों के साथ ही रहे, मयंक ने कहा। फिर ठीक है, पर मुझे कुछ उल्टा सीधा पता चला तो अच्छा नहीं होगा, कहकर वो चले गए। मयंक ने जब ये बात बेटी को बताई कि पापा मान गए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भैया, आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप मानेंगे। और अब तो पापा ने भी परमिशन दे दिया, वो खुश होकर उसके गले लगते हुए बोली। ये सब तेरी भाभी की वजह से हुआ है, तो थैंक्स उसे बोलना, मयंक ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा, और अपने पॉकेट से पैसे निकालने लगा। कितना जमा होगा कॉलेज में? 4,000। उसने 4,500 उसे थमा दिया। वो बहुत खुश थी, इतना ही शायद बता न पाए। पहली बार कहीं जा रही थी, वो भी दोस्तों के साथ। कॉलेज बस में सारे बच्चे बैठ चुके थे। कुणाल थोड़ा लेट आया था तो उसे पीछे की सीट ही खाली मिली। सानवी प्रियल तो साथ ही बैठी थी। लंबी टूर पर जा रहे हो और दोस्तों के पास ना बैठे तो अपना मज़ा नहीं आता, नहीं इतनी मस्ती हो पाती है। सारे दोस्त इकट्ठा थे तो मस्ती भरपूर माहौल बना था। वैसे आज कितना हैंडसम लग रहा है ना? प्रियल ने जानबूझकर शानवी को छेड़ा, क्योंकि उसकी नज़रें पीछे की तरफ हुई थी जहाँ पर कुणाल बैठा था। तू ज़्यादा मत बोल वरना पिट जाएगी मुझसे, समझी? उसने कहा और नज़रें हटा ली तो प्रियल हंस पड़ी। उसने अपनी जगह से खड़ी होती हुई कहा, गाइस मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे शांति से बैठे हुए, क्यों ना कुछ गाना बजाना हो जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत मज़ा आएगा। सारी एक साथ ही चिल्ला पड़ी। तो शुरू हो जाए, उसने कहा तो सब हाँ में चिल्ला दिए। सब अपनी बारी पर कुछ ना कुछ गा रहे थे। अब कुणाल की टर्न थी। वो कॉलेज का बेस्ट सिंगर था तो सब उसका गाना सुनने के लिए बेसब्र थे। उसने अपने पास रखे उस बड़े से बैग में से अपना गिटार निकाला और धुन बजानी शुरू कर दी। वो गुनगुनाने लगा, तू है बस मेरा इत्मीनान हो गया है, आसमान जैसे मेहरबान हो गया है, हर एक लम्हा हम साथ रहें, तू सुन ले ज़रा ये ख्वाब कहो, हाँ ख्वाब कहो। गाते हुए उसकी नज़रें सानवी की तरफ उठ गई। इस वक्त ये गाना परफेक्ट बैठ रहा था। सानवी की नज़रें जैसे ही उससे मिली, उसकी धड़कनों ने जैसे रफ्तार पकड़ ली। उसने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कुणाल मुस्कुराया।
गाते हुए वो उठ गया और गिटार अपने दोस्त वंश की तरफ बढ़ा दिया। उसने पास की सीट पर बैठी कशिश की तरफ देखा और हाथ आगे किया। वो खुश होकर खड़ी हो गई। कुणाल ने उसे राउंड किया तो सबने हुटिंग शुरू कर दी। वो मुस्कुराते हुए फिर गाने लगा और साथ ही झूम भी रहे थे सब। हाथों पे धड़कने नाम तेरा, हाँ नाम तेरा, अब तुझ पे मरना काम मेरा, हाँ काम मेरा। गाना खत्म हो चुका था। सबने जोरदार क्लैपिंग की। सुबह से ही निकले थे और शाम होने को आई थी तो उनकी बस एक ढाबे के सामने रुकी। सारे बच्चे बाहर आए और बेंच पर बैठ गए। आज तो लगता है मैडम का जादू छा गया था कुणाल पर। कैसे बार बार तुझे ही देखते हुए गाए जा रहा था, और सॉन्ग वो भी कितना परफेक्ट चूज किया था उसने। प्रियल ने सानवी के कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहा, तू पागल हो गई है, वो मुझे नहीं देख रहे थे। तू भी तो मेरे पास ही बैठी थी, क्या पता तुझे ही देख रहे हों। सानवी ने आगे बढ़ते हुए कहा। प्रियल बच गई, वरना सानवी के अचानक ऐसे बढ़ने से गिर ही जाती, क्योंकि वो उसी पर टेक लगाए खड़ी थी। अच्छा बाबा, इतनी जल्दी काहे तू हर बात को सीरियस ले लेती है? देख भी रहा होगा तो क्या जाता है अपना, तुझे तो वो अच्छा भी लगता है। बढ़िया है, जल्दी से एक लव स्टोरी शुरू हो जाएगी, उसने शरारत से कहा। प्रियल यार अब बस कर, वो बस मुझे अच्छा लगता है, इसके आगे का तो मैं भूल से भी नहीं सोच सकती। तू अच्छी तरह से जानती है मेरे परिवार और उनकी परंपराएं, फाउंडेशन को। मुझे तो लगा ही नहीं था कि टूर पर भी जाने देंगे। वो तो भाभी की वजह से सब पॉसिबल हुआ है, सानवी ने बैठते हुए कहा। तब तक खाना भी लग चुका था। अच्छा ठीक है देवी जी, कुछ नहीं बोल रही, आप अपना नैन मटक्का ही चलाइए, प्रियल ने हंसते हुए कहा। तो सानवी ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर उसके हाथ पर दे मारी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तू यहीं वेट कर, मैं वॉशरूम से आती हूँ, सानवी खाना होने के बाद बोली। तो प्रियल ने हाँ में सिर हिलाया और उसके जाने के बाद बाकी लड़कियों से बात करने में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद जब सानवी वापस आई तो उसने देखा प्रियल अपनी जगह पर नहीं थी, और ना ही उसके कॉलेज का कोई और बच्चा दिख रहा था, और ना ही तो बस ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर परेशानी छा गई। उसने इधर उधर देखा तो थोड़ा आगे जाने पर सड़क पर कुणाल खड़ा था। हिचकते हुए उसके पास आई। कुणाल, जो कि परेशान सा अपने फ़ोन को कान में लगाए था, उसे जब आभास हुआ कि उसके पास कोई है तो उसने अपनी गर्दन घुमाई। सानवी को देखकर उसने कॉल कट किया और पूछा, तुम भी यहाँ छूट गई? छूट गई मतलब? वो हैरानी से बोली। बस चली गई, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं बात करते हुए थोड़ी दूर निकल गया था। अब आया तो पता चल रहा है कि बस थोड़ी देर पहले ही निकल गई। पर तुम क्यों रुकी हो यहाँ? मूवी देखने के लिए, वो बोली। तो कुणाल की आंखें बड़ी हो गई। खिसका है क्या नट बोल्ट? उसने दिमाग की तरफ इशारा किया तो वो चिढ़ते हुए बोली, अब तुम्हारा सवाल ही वही है तो क्या जवाब दूं? मूवी के लिए तो रुकूंगी नहीं, छूट गई हूँ मैं भी। वो धोखेबाज लड़की, मैंने उससे वेट करने को बोला था लेकिन चली गई। अब कभी बात भी नहीं करूंगी मैं इससे। तुम बोलती भी हो, और इतना आज पता चला, वरना तो कभी बोलते भी नहीं देखा मैंने। कुणाल के ये कहने पर वो चुप हो गई। उसे अब अपनी ही हरकत और बातों को सोचकर ये मन हुआ कि वो कहीं भाग जाए। एक पल के लिए तो वो ये भूल ही गई थी कि सामने कौन है। ये पहली बार था जब वो कुणाल से बोल रही थी, बात कर रही थी, वरना तो बस दूर ही रहती थी। कुणाल ने जब उसे एकदम से चुप देखा तो आगे बोला, सॉरी, मेरी बात बुरी लगी हो तो बस मैंने इसलिए कहा कि तुम बहुत कम बोलती हो शायद। मैं और कम बोलती हूँ? ये तो मेरे जानने वाले और मेरी फैमिली को पता होगा कि कितना सिर पकाती हूँ, वो खुद में बोली। अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे हम? तुम्हारे पास बस ड्राइवर या सर का नंबर हो तो कॉल करके बोल दो कि रुक जाएं। हम टैक्सी या ऑटो से चलते हैं, अभी ज़्यादा दूर तो गए नहीं होंगे, सानवी अब उससे बोली। आइडिया अच्छा है, पर फ़ोन ऑफ हो गया, वो बोला। तो सानवी और भी परेशान हो गई। उसका फ़ोन प्रियल के पास था और कुणाल का फ़ोन बंद हो चुका था। वो क्या करते, कैसे पहुंचते बस तक कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और इन सबसे ज़्यादा तो वो इस बात के लिए घबराई थी कि अगर उसके घर से कॉल आई और ये पता चल गया कि वो कहीं रास्ते में छूट गई है और अभी किसी लड़के के साथ है तो क्या बवाल होगा, सोचकर ही उसकी सांस थम सी गई थी। औरों के लिए शायद ये बहुत छोटी बात होगी, पर उसकी फैमिली के लिए और उसके लिए बहुत बड़ी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।